हेलो, वेलकम टू साकेत आईएएस यूट्यूब चैनल। आज इस इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कॉजेज एंड कंट्रोल। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं एक वीडियो में। तो आज इस बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस आई थी इंडिया में 1991 में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस के पीछे के जो कॉज हैं उन पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। भारत के विदेशी मुद्रा के इस अब तक के सबसे भयानक जो संकट आया 1991 में, ये किन कारणों से आया था और इस संकट का सामना इंडिया ने कैसे किया, उसके लिए जो सुधार किए गए, एलपीजी रिफॉर्म किए गए, उस पर एक अलग से वीडियो आएगा। आज हम केवल कॉजेज पर ज्यादा फोकस करेंगे, यानी कि कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से 1991 के विदेशी मुद्रा के संकट को भारत को फेस करना पड़ा। इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय कारण थे, कुछ बाह्य कारण थे। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कारण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती क्या है, किसे कहते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये जरूर देख लीजिएगा वीडियो में। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होती है, इसको अगर हम बहुत ही सामान्य भाषा में आपको बताएं तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस होती है ये विदेशी मुद्रा संकट से जुड़ी हुई है। और ये तब होता है जब हमारे जो कुल विदेशी आय की प्राप्ति कम हो जाती है और कुल विदेशी व्यय अधिक हो जाती है, यानी कि हमारे देश में विदेशी मुद्राएं कम आती हैं लेकिन अधिक मात्रा में चली जाती हैं। यानी कि जब विदेशी आय कम हो जाती है और विदेशी व्यय अधिक हो जाते हैं तो इस संकट को, इस क्राइसिस को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को और अच्छे से समझने के लिए, व्हेन अ नेशन इज अनएबल टू पे फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स, एसेंशियल डेट रीपेमेंट्स, यानी कि जब कोई देश किस बात में असमर्थ हो जाता है, जब कोई देश अपने इंपोर्ट्स बिल पे करने में असमर्थ हो जाता है, अपने बाह्य ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है, रीपेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि हम अपनी विदेशी ऋण नहीं चुका पाते, उन विदेशी ऋणों पर जो ब्याज हो रहा है वो नहीं दे पाते, जब हम अपने इंपोर्ट यानी कि आयात बिलों का पेमेंट नहीं कर पाते, तो यह माना जाता है कि हमारे देश में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्राइसिस में चला गया है या विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हो गया है। इंडिया फेस्ड बीओपी क्राइसिस इन 1991। इंडिया ने या भारत ने इस तरह की जो क्राइसिस है, बीओपी से रिलेटेड क्राइसिस है, ये कब फेस किया हमने इसको फेस किया 1991 में, यानी कि जब 1991 का दौर आया उस समय भारत में भयानक विदेशी मुद्रा का संकट उत्पन्न हुआ। और भारत की इस विदेशी मुद्रा संकट के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण थे, आज हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं। मेजर्स टू करेक्ट बीओपी, दिस इक्विलिज्म, डिप्रेशन, डिवेल्युएशन, इंपोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सेस कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, ये आगे हम बात करेंगे, अभी इसकी नीड नहीं है। तो सीधे सीधे हम आ जाते हैं कि भारत में ये समस्या क्यों आई। इसके थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो क्या क्या बदलाव आ रहे थे जिनकी वजह से भारत को विदेशी मुद्रा का संकट फेस करना पड़ा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से ही ये अंतर्राष्ट्रीय संकट भारत पर आया था, तो इसके बाह्य कारण बहुत ज्यादा प्रभावी हैं जो भारत ने इसको फेस किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आर मोर देन द अर्निंग, फिस्कल डिफिसिट वाज हाई 12.7%। कोई भी क्राइसिस या घाटा तभी होता है जब हमारी जो प्राप्तियां या जो इनकम है वो कम हो जाती है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार की जो 1991 के विदेशी मुद्रा के संकट थे उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारे जो राजकोषीय घाटे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। राजकोषीय घाटे पर वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा। फिस्कल डिफिसिट यानी कि जो राजकोषीय घाटा था वो कितना पहुंच चुका था, 12.7% पहुंच चुका था। ये 12.7% का मतलब क्या है, ये जीडीपी के अनुपात में गिना जाता है। अगर किसी देश का जीडीपी 100 रुपए हो और उसमें से और उस वर्ष उस देश का घाटा 12.7 हो, यानी कि जो 100 रुपए देश में उत्पादन हुए उनकी वजह और जो घाटा हुआ वो 12 रुपए 7 पैसे का है, तो उस देश का घाटा जो हो जाएगा 12.7% हो जाएगा। यानी कि जो घाटा है उसे जीडीपी के अनुपात में ही दिखाया जाता है। तो उस समय भारत के जो राजकोषीय घाटे थे, भारत सरकार के जो राजकोषीय घाटे थे बजट के, वे कितने पहुंच चुके थे, वे जीडीपी के 12.7% तक पहुंच चुके थे, जो कि बहुत ज्यादा होते थे।
ड्यू टू द एबव रीजन एसेंशियल डेट वॉज हाई, और इसकी वजह से क्या था, हमारे जो ऋण थे, क्योंकि ये घाटा पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा, हमको ऋण लेना पड़ा, और ऋण भी हमारे देश में तेजी से बढ़ते जा रहे थे। जितने ज्यादा कर्ज हम ले रहे थे उतने ही ज्यादा ब्याज देने की जिम्मेदारी भी सरकार की बढ़ रही थी। तो भारत ऋणों के जाल में फंसता चला गया। करेंट अकाउंट डिफिसिट वॉज हाई, जो चालू खाते के घाटे थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैंने जो बजट डिफिसिट है उसमें बहुत अच्छे से आपको बताया है, टूल डिफिसिट की बात की है। जुड़वा घाटा, जुड़वा घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा और चालू घाटे को हम जुड़वा घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट और करेंट अकाउंट डिफिसिट, इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, ट्विन डिफिसिट या जुड़वा घाटा। फिस्कल डिफिसिट हमें बताता है कि देश के अंदर भारत सरकार के घाटे कितने हैं, और जो करेंट डिफिसिट है ये हमें बताता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में जो हमारा व्यापार हो रहा है, आयात और निर्यात हो रहा है, उसमें हम घाटे की स्थिति में हैं। तो उस समय भारत का ये जो जुड़वा घाटा है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, राजकोषीय घाटा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और चालू घाटा भी, यानी कि हम आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तर पर घाटे में जा रहे थे। और जब घरेलू घाटों को पूरा करने के लिए भारत विदेशी ऋण ले रहा था तो विदेशी घाटे भी जोर से तेजी से बढ़ते जा रहे थे। तो एक तरह से दुष्चक्र शुरू हो चुका था। और इसके अलावा और क्या हुआ, करंट अकाउंट डिफिसिट वाज हाई बिकॉज, क्योंकि करंट अकाउंट में हम वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात का हिसाब किताब रखते हैं। तो करंट अकाउंट हमारा क्यों बढ़ रहा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि उस समय गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध शुरू हो चुका था। अच्छे से अभी आपको बताएंगे, ये खाड़ी युद्ध बहुत बड़ा कारण था उस समय भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का। तो ये जो खाड़ी देश हैं जिन्हें हम आज ओपेक कंट्री के नाम से जानते हैं, तो इन ओपेक कंट्री या खाड़ी देशों से भारत बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता था, तब भी करता था, आज भी करता है। हालांकि आज हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, हम रशिया से कर लेते हैं, अन्य देशों से भी आयात कर लेते हैं, लेकिन उस समय हम जिन देशों से कच्चे तेल का आयात करते थे उन देशों में आपस में युद्ध छिड़ा हुआ था। इराक ने जब कुवैत पर हमला किया तो अमेरिका ने किस तरह से कुवैत को सपोर्ट करते हुए इराक को जब कुवैत से बाहर निकालने के लिए अपना एक संयुक्त अभियान छेड़ा, तो उसके तहत भारत में विदेशी मुद्रा, भारत में जो कच्चे तेल के उसके आयात पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत इन देशों से कच्चे तेल का आयात करता था, लेकिन ये देश आपस में युद्ध में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से इनके कच्चे तेल के उत्पादन और उनके निर्यात पर प्रभाव पड़ा, जिससे कि कच्चा तेल बहुत महंगा हुआ और भारत पर पहले से ही दोहरी मार पड़ रही थी। हमारा चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था, हम ऋणों के जाल में फंसते जा रहे थे, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ इराक और कुवैत के इस युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी कि भारत को महंगा कच्चा तेल आयात करना पड़ा और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भार जो है और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो गल्फ कंट्री हैं, इनके युद्ध के कारण भी भारत में विदेशी मुद्रा का संकट और ज्यादा गहरा हो गया। ड्यू टू दिस द फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया डिप्लीटेड मैसिवली, यानी कि इस समस्या के कारण, क्योंकि भारत को ज्यादा पैसे देकर के कच्चे तेल का आयात करना पड़ रहा था और भारत मोर देन 80% अपनी जो रिक्वायरमेंट है कच्चे तेल की वो इंपोर्ट से पूरा करता था। इतनी बड़ी मात्रा में और इतने महंगे कच्चे तेल का आयात करने के लिए जब विदेशी मुद्राएं कम पड़ गई तो भारत के जो आरबीआई है उसने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से विदेशी मुद्राएं निकाली, जिससे कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई और ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा का जो संकट है और भी ज्यादा गहरा हो गया। इंडिया डिड नॉट हैव इनफ फॉरेक्स रिजर्व्स टू कंडक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड, यानी कि भारत के पास जितना पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए वह नहीं था, जिसकी वजह से भारत बाकी विश्व के साथ व्यापार करने में बहुत समस्या हो रही थी। क्योंकि ये वो समय था, ध्यान दीजिएगा, ये जो विदेशी मुद्रा का संकट है भारत में, ये एक दो दिन में नहीं निकल के आया। अगर हम ये कहें कि भारत में विदेशी मुद्रा के संकट की शुरुआत 1980 से लेकर के 1990 में हुई, इन 10 वर्षों में धीरे धीरे हालात ऐसे बदले कि 1991 तक आते आते भारत को इस विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में व्यापक और मूलभूत परिवर्तन करने पड़े, और ये परिवर्तन हमने विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर के किए थे। तो भारत इन समस्याओं में कैसे उलझा उसी के बारे में बताया जा रहा है। भारत इन समस्याओं में एक दिन में नहीं उलझा, बल्कि 1980 से लेकर के 90 तक वैश्विक स्तर पर हालात में इतने
जबरदस्त बदलाव हुए कि भारत कहीं ना कहीं इन अंतरराष्ट्रीय परिवर्तनों का शिकार हो गया और भारत में विदेशी मुद्रा का संकट इतना ज्यादा पहुंच चुका कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व नहीं था, जिसकी वजह से भारत अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा का संकट इतना ज्यादा गहरा हो गया। तो in June 1991, India had less than $1 billion forex reserves, just sufficient to meet import रिक्वायरमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स। यानी कि 1991 जून 1991 तक आते आते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार कितने रह गए थे? मात्र $1 बिलियन बचे हुए थे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के पास। और ये $1 बिलियन विदेशी मुद्रा हमारे लिए केवल 3 हफ्तों की जरूरत पूरा करने के लिए ही थी। यानी कि जो हमारी आयात की जरूरतें थी उनमें केवल 3 हफ्ते की जरूरत पूरी करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार बचा हुआ था। उसके बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया भारत सरकार और आरबीआई के पास। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा देश जो आयात पर निर्भर था, उस समय भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हो रही थी और भारत में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ रही थी, बड़ी मात्रा में अंतरराष्ट्रीय तकनीक की आवश्यकता होती थी और ऐसी स्थिति में हम आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। और उन परिस्थितियों में जब भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार तेजी से घटता जा रहा था तो बीओपी की कितनी बड़ी क्राइसिस भारत फेस कर रहा होगा। और इस परिस्थिति में भारत ने और क्या था, इन्वेस्टर्स पुल आउट देयर मनी। जब भारत में विदेशी मुद्रा का संकट आया तो बहुत सारी जो अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, जिनमें मूडी का नाम बहुत महत्वपूर्ण था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करके उनको क्रेडिट देती हैं और उसी क्रेडिट के आधार पर अंतरराष्ट्रीय निवेशक उन देशों में अपना पैसा लगाता है। तो उस समय जब भारत विदेशी मुद्रा के संकट में पड़ा हुआ था, भारत का चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था, भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो बढ़ रहा था, तो ऐसे में भारत बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस में था। तो जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं थी उन्होंने भारत की जो क्रेडिट थी वो तेजी से डाउन कर दी, साख बहुत तेजी से डाउन कर दी। और जब किसी देश की क्रेडिट डाउन हो जाती है तो जो निवेशक होता है वह उन देशों में अपना पैसा नहीं लगाता, बल्कि पहले से जो निवेश किया हुआ है उस पैसे को वापस ले लेता है। तो ऐसा ही हो रहा था, जो विदेशी निवेशक थे वो पुल आउट कर रहे थे अपने मनी को, भारतीय अर्थव्यवस्था से अपने पैसे को वापस निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से विदेशी मुद्रा के संकट में जा रही है, कहीं उनका पैसा न फंस जाए, कहीं भारत आर्थिक रूप से दिवालिया न हो जाए, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में अपना पैसा निकाला। तो दूसरी तरफ आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा का संकट पहले से ही था, विदेशी मुद्रा के भंडार तेजी से खाली होते जा रहे थे और ऐसी स्थिति में जो विदेशी निवेशक थे जिन्होंने भारत में अपना पैसा लगा रखा था वो भी अपना पैसा तेजी से वापस निकालने लगे। तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में दोहरा दबाव पड़ा और वो और भी तेजी से खाली होने लगे। इस तरह का संकट भारतीय अर्थव्यवस्था में आया। अब इससे पहले कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इस संकट के प्रभाव पड़े, हम इनके कारणों को और विस्तार से जान लेते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वे कौन से परिवर्तन हो रहे थे जिनकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा का ये संकट उत्पन्न हुआ। थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे आपको और हम देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बदलाव हुए उसका क्या मतलब था। देखिए, सेकेंड विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कब हुआ? 1945 में। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पास दुनिया में जो दुनिया की जो पावर थी वो पोलराइज हो गई 2 बिंदुओं पर, यानी कि दुनिया की शक्ति 2 देशों के बीच में बट गई, या ये कहें कि दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। पहली दुनिया थी जो अमेरिका के नेतृत्व में, पहली दुनिया अमेरिकी नेतृत्व में, क्या हो गया भाई ये अचानक क्या हो जाता है इसमें। फिर से यहाँ देखते हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से लेकर के 1991 के बीच में दुनिया जिन 2 भागों में बटी रही, उस पहले भाग को हम कहते हैं पूंजीवादी गुट या पूंजीवादी देश। ठीक है, पहला गुट क्या था? पूंजीवादी देशों का, और दूसरा गुट क्या था? साम्यवादी देशों का। सारी समस्याओं की जड़ ये विचारधाराएं थी दोनों। साम्यवादी देश थे, पूंजीवादी देशों का नेतृत्व कौन कर रहा था? इनका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका, और अमेरिका ने इसके लिए अपना एक संगठन बनाया जिसे हम नेटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो दूसरी तरफ साम्यवादी देशों को जो लीड कर रहा था वह था रसिया,
और रूस ने इसको लीड किया और इसके लिए रूस ने अपना एक संगठन बनाया जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसी को हम बोलते हैं सोवियत संघ। ठीक है, तो ये जो सोवियत संघ थे, सोवियत संघ था और दूसरी तरफ नेटो देश थे, इनकी विचारधाराएं बिल्कुल अलग अलग थी और ये दोनों देशों बिल्कुल अलग सोच रखते थे। तो दुनिया की जो शक्ति थी वो 2 पॉइंट पर पोलराइज हो गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया बाइपोलैरिटी या द्विध्रुवीय विश्व। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों विचारधाराएं चाहती थी कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश इनके गुट को ज्वाइन करें और एक दूसरे का प्रभाव कमजोर करने के चक्कर में इन्होंने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करके रख दिया। इन दोनों के बीच का जो तनाव था, जो मतभेद थे, इसी मतभेद को कहा जाता है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। और ये शीत युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लेकर के और सोवियत संघ के विघटन से पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और इस शीत युद्ध में दोनों विचारधाराओं वाले देशों ने आपस में जो टकराहट की, उससे दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन आए और उन्हीं परिवर्तनों का कहीं ना कहीं असर भारत पर पड़ा, जो कि विदेशी मुद्रा के संकट के रूप में देखा गया। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के 1990 के बीच में इन पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच की टकराहट बहुत ज्यादा बढ़ती गई और इनके कुछ मुख्य कारण थे जिनका भारत पर, हम यहाँ केवल उन्हीं टॉपिक की चर्चा करेंगे शीत युद्ध की, जिनकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा का संकट आया। शीत युद्ध पर अलग से एक वीडियो आएगा जिसमें बहुत डिटेल्स में बताएंगे कि नेटो और यूएसएसआर देशों ने कैसे आपस में इस टकराहट को जन्म दिया। हम अभी केवल और केवल उन टॉपिक की चर्चा करेंगे जिनकी वजह से भारत में विदेशी मुद्रा का संकट या बीओपी क्राइसिस 1991 में आई। तो ये संकट 10 वर्षों में आया हुआ संकट था। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन 10 वर्षों में क्या हो रहा था, उन मुख्य बातों की हम चर्चा यहाँ करने जा रहे हैं। देखिए 1980 के बाद जो है वो अमेरिका और रूस के बीच, अमेरिका और रूस के बीच की जो टकराहट थी उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान आ गया था। अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में उस समय जो सरकार थी, अफगानिस्तान की सरकार उस समय साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी। साम्यवादी विचारधारा यानी कि रूस के समर्थन में थी अफगानिस्तान की जो सरकार थी। अमेरिका अफगानिस्तान को साम्यवादी विचारधारा से बाहर ला करके पूंजीवादी विचारधारा में शामिल करना चाहता था, क्योंकि यह वो स्थान था जहां पर बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस के भंडार और कच्चे तेल के भंडार थे। नाटो देश चाहते थे कि इस क्षेत्र को पूंजीवादी विचारधारा में लिया जाए ताकि यहाँ के जो एनर्जी सोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उन पर नेटो देशों का कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित हो जाए। तो रूस ने अब अफगानिस्तान में हुआ क्या, कैसे दोनों देश अफगानिस्तान में आपस में लड़े और भारत पर इसका क्या असर पड़ा, और यहीं से भारत में आतंकवाद की शुरुआत भी हुई। यानी कि भारत में जो एक तरह से सांप्रदायिक आतंकवाद जो कश्मीर के रास्ते आया, उसका भी कारण कहीं ना कहीं इन 10 वर्षों से निकल के आएगा और उनकी वजह से फिर उस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय तनाव उत्पन्न हुआ जिन क्षेत्रों से भारत कच्चे तेल का आयात करता था, और कहीं ना कहीं यही कारण बने, मूल कारण बने भारत के विदेशी मुद्रा के संकट के। तो अफगानिस्तान में जो वहां के मुजाहिद थे, जो मुजाहिदीन थे, मुजाहिदीन कौन थे? धार्मिक रूप से कट्टर, और वो लोग जो जनजातीय जीवन जिया करते थे, इन लोगों को अमेरिका ने अपने हथियार देकर के, पाकिस्तान और चीन के समर्थन से ट्रेनिंग देकर के अफगानिस्तान की साम्यवादी सरकार के खिलाफ तैयार किया। ठीक है ना? अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों को जो कि कट्टरवाद से प्रेरित थे, उनको एक तरह से उनका ब्रेन वॉश किया, उनको मॉडर्न हथियार दिए, और क्योंकि पाकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से लगी थी तो पाकिस्तान की सेना की मदद से और चीन की मदद से, उस समय चीन अमेरिका का साथी था, पूंजीवादी विचारधारा में शामिल हो चुका था चीन उस समय तक, तो चीन और पाकिस्तान की सहायता से अमेरिका ने अफगानिस्तान के इस कट्टरपंथी ग्रुप मुजाहिदीनों को तैयार किया। इनमें से ही एक था अलकायदा, और ये वही अलकायदा था जिस अलकायदा के बिन लादेन ने अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। तब अमेरिका को समझ में आया कि इस आतंकवाद और समस्या का बीज कहीं ना कहीं उसी ने बोया था। इस समस्या का बीज इन्हीं 10 सालों में अमेरिका ने बोया था, जहां सोवियत रशिया को कमजोर करने के लिए, साम्यवादी विचारधारा को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के इन मुजाहिदीनों का इस्तेमाल किया।
और इन मुजाहिदीनों को ट्रेंड करके अमेरिका ने सोवियत सेना के खिलाफ खड़ा किया, क्योंकि इन मुजाहिदीनों को तीन तीन देशों से समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान से समर्थन मिल रहा था, चाइना से समर्थन मिल रहा था और अमेरिका से समर्थन मिल रहा था। तो ये मुजाहिदीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से सोवियत सेना का सामना कर रहे थे और धीरे धीरे सोवियत सेना कमजोर पड़ती गई। सोवियत सेना ने 9 वर्षों तक यहाँ पर इन मुजाहिदीनों का सामना किया और सोवियत सेना जब कमजोर पड़ती गई तो बाद में फिर जो रशिया के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इन मिखाइल गोर्बाचेव ने रेडियो पर एक भाषण दिया और ये कहा कि अब सोवियत संघ को समाप्त किया जाता है और अब वार्सा पैक्ट विखंडित किया जाता है और सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य हैं वो स्वतंत्र घोषित किए जाते हैं। उनके इसी भाषण के साथ ही सोवियत संघ का विघटन स्वीकार कर लिया गया। तो अमेरिका ने सोवियत संघ को कमजोर करने के लिए, रूस की साम्यवादी विचारधारा को कमजोर करने के लिए और अफगानिस्तान और उस सेंट्रल एशियाई देशों को अपनी पूंजीवादी विचारधारा में शामिल करने के लिए इन 10 वर्षों में जो एक अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा, उसकी वजह से इस क्षेत्र में अशांति और तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ और इस अशांति और तनाव के वातावरण के कारण उस क्षेत्र के जो प्राकृतिक गैस के भंडार थे और जो वहां गैस का उत्पादन था उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से और इन देशों के रास्ते भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, जहां से भारत को विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती थी, वह भी 10 सालों तक पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। तो भारत में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के जो स्रोत थे वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हुए इन 10 वर्ष के तनाव के कारण और भारत में विदेशी मुद्रा का जो भंडार था वो कम हुआ। इसके अलावा दूसरी चीज क्या हुई, जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया, इराक और कुवैत के आक्रमण के पीछे की कहानी हम आपको पूरा बताएंगे, जो गल्फ वॉर है उसमें बताएंगे। जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया तो कुवैत को सपोर्ट देने के लिए इराक के विरुद्ध अमेरिका ने कई देशों का एक संगठन बनाया, जिनमें के संयुक्त राष्ट्र भी शामिल था। तो अमेरिका के नेतृत्व में कई सारे देशों ने इकट्ठा होकर के कुवैत को रेस्क्यू किया। किससे? इराक से। इराक के बहुत सारे सैनिक कुवैत में घुस आए थे जो कि इराक कुवैत पर आक्रमण कर रहे थे और इसके पीछे था उस समय इराक का डिक्टेटर कौन था? सद्दाम हुसैन। तो सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरे जोश के साथ जब कुवैत पर आक्रमण किया तो अमेरिका ने इराक को रोकने के लिए, कुवैत को रेस्क्यू करने के लिए बड़ी मात्रा में अमेरिकी सैनिक भेजे, संयुक्त राष्ट्र की सेनाएं भेजी और इराक और कुवैत को रेस्क्यू किया गया। अब यहाँ पर देखिए, एक फिल्म आपने सुनी होगी अक्षय कुमार की, एयरलिफ्टिंग। एयरलिफ्ट ये फिल्म इसी केस पर बनी हुई है कि कैसे कुवैत में फंसे हुए भारतीयों को रातों रात भारत सरकार ने रेस्क्यू कराया था, क्योंकि अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया था कि इस समय से पहले भारत अपने जो नागरिक हैं उनको इराक से निकालने, अदरवाइज जो कुवैत से निकाले, क्योंकि कुवैत में भारतीय फंसे हुए थे और अमेरिका कुवैत में हमला कर रहा था, बम गिरा रहा था। अमेरिका कुवैत में बम गिरा रहा था लेकिन कुवैत पर नहीं गिरा रहा था, क्योंकि अमेरिका उन इराकी सैनिकों को कुवैत से बाहर भगाना चाहता था जो इराकी सैनिक कुवैत में आ चुके थे। तो कुवैत में स्थापित इराकी सैनिकों पर बम गिराने के लिए अमेरिका तैयार बैठा था। निसंदेह उसमें बहुत सारे भारतीय निर्दोष भी मारे जाते। तो भारत सरकार ने कैसे रातों रात इन भारतीयों को वहां से रेस्क्यू किया, एक ऑपरेशन चला करके, इसी सब्जेक्ट पर बनाई गई है एयरलिफ्ट फिल्म, बहुत अच्छी है, इसको देखिएगा जरूर। तो उसके बाद जब ईरान और इराक के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, अमेरिकी हस्तक्षेप से यह तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में भारत जिन देशों से तेल का आयात करता था वो भी युद्ध में फंस गए और उसकी वजह से कच्चे तेल का आयात बहुत महंगा हो गया, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और दूसरी तरफ भारत के जो अफगानिस्तान समस्या के कारण भारत के जो निर्यात और विदेशी व्यापार थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम में आए। तो एक तरफ तो भारत के जो विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति थी वह कम हो गई और विदेशी मुद्राओं के व्यय बढ़ गए और इन सब वजहों से फिर भारत को इस संकट का सामना करने के लिए बड़ी मात्रा में कर्ज लेना पड़ा और उस कर्ज की वजह से भारत के विदेशी ऋण बढ़ते गए और भारत धीरे धीरे विदेशी मुद्रा के संकट में फंसता चला गया। तो इन 10 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल के रख दी। कहीं ना कहीं भारत से अछूता नहीं रहा। इन्हीं 10 वर्षों में अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा दिया ताकि वह सोवियत सेना के विरुद्ध मुजाहिदीनों की सेना को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अमेरिका का साथ दे और पाकिस्तान ने अमेरिका द्वारा दी गई इन विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग भारत में सांप्रदायिक कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए किया और इसी अवधि में कश्मीर में सांप्रदायिक आतंकवाद बहुत तेजी से बढ़ा। आप देखेंगे
ये वो समय है जब भारत में एक तरफ आर्थिक संकट बढ़ रहा था और दूसरी तरफ भारत में बड़ी मात्रा में जो सांप्रदायिक कट्टरवाद है कश्मीर के रास्ते उसको बढ़ाया जा रहा था। तो इस तरह से भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संकट कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़े बड़े कारण जिम्मेदार थे। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा। इफेक्ट्स ऑफ द बीओपी क्राइसिस, यानी कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय संकट हो रहा था इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपोर्ट्स वर रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो इंपोर्ट थे वो क्या कर दिए गए, रिस्ट्रिक्टेड कर दिए गए, प्रतिबंधित कर दिए गए, रोक दिए गए। बहुत ही अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके अन्य अधिकांश वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई गई, क्योंकि हमारे पास इन आयात बिलों को पे करने के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी भंडार नहीं थे। विदेशी मुद्राएं बहुत कम थी, बहुत प्रीसियस थी, इसीलिए उनको बचा के रखने के लिए अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। प्राइस ऑफ फ्यूल्स पर रेज, यानी कि जो कच्चा तेल था या जो डीजल पेट्रोल सब्सिट्यूट, जो डीजल पेट्रोल था जो कच्चे तेल के रूप में हम इंपोर्ट करते थे, उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई और कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ने की वजह से हर चीज महंगी हो जाती है। आंकड़े ये बताते हैं कि जब डीजल की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति में 0.1% की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है, फैक्ट्री की लागत बढ़ जाती है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, तो मुद्रास्फीति का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा संकट भारत सरकार पर आ रहा था कि जो हमारे कच्चे तेल की कीमतें थी, जो डीजल पेट्रोल थे, वे बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। गवर्नमेंट हैड टू कट इट्स स्पेंडिंग। जब सरकार के पास पैसे ही कम पड़ जाएंगे तो सरकार क्या करेगी, अपने खर्चे कम करेगी। तो सरकार ने अपने जो खर्चे थे उनमें कटौती की और खास तौर से इसका प्रभाव हमारी कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ा, विकासात्मक योजनाओं पर पड़ा, जैसे शिक्षा के विकास, स्वास्थ्य के लिए, सड़क निर्माण, इन सब के लिए सरकार जो खर्च कर रही थी उस खर्चे में कटौती की गई, क्योंकि हमारा राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। India had to secure on emergency loans of 2.2 billion from the IMF by pledging 67 tons of gold as कोलेट्रल सिक्योरिटी। भारत को क्या करना पड़ा, भारत को आईएमएफ से लोन उठाना पड़ा और आईएमएफ भी क्रेडिट के अकॉर्डिंग ही लोन देता है। अभी आपने देखा लास्ट दिनों में कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन देने से मना कर दिया था। तो उस समय भारत की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत को आसानी से ऋण नहीं दे रहा था। बहुत कठोर शर्तें भारत के सामने रखी गई और भारत ने बड़ी मात्रा में, भारत को विदेशी कर्जे की आवश्यकता थी, तो भारत ने इसके लिए क्या किया, आईएमएफ के पास अपना 67 टन गोल्ड जो है उसको रिजर्व रखना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा। और ये सोना हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बहुत ही प्रीसियस पार्ट होता है, तो भारत को अपना गोल्ड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को बेचना पड़ा, उनके पास रखना पड़ा। इन मई 1991 इंडिया सेंड 20 टन ऑफ गोल्ड टू यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही हमने गोल्ड नहीं बेचा, बल्कि हमने बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को भी 20 टन सोना दिया, क्योंकि किसी भी कारण हमको किसी भी तरह से विदेशी मुद्राएं चाहिए और उस समय भारत को कोई भी विदेशी मुद्रा देने को तैयार नहीं था। तो मजबूरी में हमें अपना सोना गिरवी रख के और बेच के विदेशी मुद्राओं का बंदोबस्त करना पड़ा। तो 20 टन सोने का बंदोबस्त हमने किया, 20 टन सोना हमने बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखे, वहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त की। और क्या किया, इन जुलाई 47 टन्स ऑफ गोल्ड वाज गिवन टू बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या है, ये ब्रिटेन का केंद्रीय बैंक है, इसके पास हमने 47 टन्स जो गोल्ड है वो गिरवी रखा। तो 47 ये 20 टन, 47 टन यहाँ, 20 टन यहाँ, 67 टन, कुल मिलाकर के एक बड़ा स्वर्ण भंडार जो आरबीआई का था वो हमें गिरवी रखना पड़ा अलग अलग संस्थाओं के पास, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सोना, ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं मिल सके। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की, राजनीतिज्ञों ने इसकी आलोचना की, लेकिन भारत के पास और कोई रास्ता नहीं था इस संकट का समाधान करने के लिए, क्योंकि किसी भी तरह से हमें विदेशी मुद्राएं चाहिए थी, अदरवाइज भारत पूरी तरह से आर्थिक संकट में जा सकता था। स्ट्रैटेजी टू पुट द बैक ऑफ ट्रैक, यानी कि बैक ऑन ट्रैक, ये सारी जो समस्याओं का समाधान किया गया, सोना बेचा गया, सोना गिरवी रखा गया, लोन लिया गया, इनसे तात्कालिक रूप से तो विदेशी मुद्रा के संकट को हम रोक सकते थे, लेकिन दूरगामी हमारे पास एक उपाय होना चाहिए कि भविष्य में दोबारा विदेशी मुद्राओं का संकट हमारे पास ना आए।
तो इसके लिए भारत ने कुछ मूलभूत और व्यापक और दूरगामी सुधार किए भारतीय अर्थव्यवस्था में। हालांकि भारत सरकार द्वारा इस विदेशी मुद्रा के संकट को दूर करने के लिए जो स्थायी और दूरगामी समाधान किए गए उसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की पढ़ेंगे, जिसमें हम बहुत व्यापक तौर पर आपको बताएंगे भारत ने क्या क्या चेंज किए। यहाँ पर सूक्ष्म रूप से बता दें कि भारत की क्या स्ट्रेटजी थी इस विदेशी मुद्रा के संकट का सामना करने के लिए। और जब ये विदेशी मुद्रा का संकट आया था उस समय हालात इतने बुरे थे कि कोई भी मंत्री भारत का वित्त मंत्री बनने को तैयार नहीं था। मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उसमें मैंने देखा कि बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपने घरों में टेलीफोन के रिसीवर्स उठा के रख दिए थे कि कोई उन्हें वित्त मंत्रालय ऑफर ना कर दे। सोचिए, वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री का पद आज कितनी बड़ी चीज है, हर कोई मंत्री वित्त मंत्री बनना चाहेगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में एक दौर ऐसा भी आया जब कोई भी मंत्री वित्त मंत्री पद पर रहना नहीं चाहता था। तो एटलीस्ट उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और जो वित्त मंत्री उस समय जो बनाए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने कैसे इस समस्या का सामना किया और कैसे इन्होंने मिलकर के एक प्रपोजल तैयार किया भारत को इस विदेशी मुद्रा के संकट से बाहर निकालने का। उसी प्रपोजल को हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। उनमें जो मुख्य मुख्य बातें थी वो क्या थी? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, हमारी जो औद्योगिक नीति थी उसको पूरी तरह से बदला गया। भारत सरकार को ये समझ में आ गया कि ये जो विदेशी मुद्रा का संकट है इसके समाधान के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में दूरगामी और स्थायी सुधार करने होंगे। कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था में समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमारे देश में विदेशी मुद्रा को हम खींच नहीं पा रहे हैं और जिसकी वजह से हमारी विदेशी मुद्रा का जो संकट है अर्थव्यवस्था में वो आ गया। दोबारा इस तरह से संकट ना आए उसके लिए कुछ स्थायी समाधान भारतीय अर्थव्यवस्था में करने जरूरी थे। तो उसके लिए जो सुधार किए गए उसका संबंध किससे था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में सुधार किया गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या सुधार किया गया? लाइसेंसिंग प्रणाली को चेंज किया गया, पब्लिक सेक्टर को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मौका दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को मौका देने के साथ साथ बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स के जो यूनिट थे उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट ने उनको क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट किया, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जो कॉम्पिटिटिव बिहेवियर है उसके आधार पर काम करें और जो क्वालिटी है वो बेटर हो ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए। और क्या किया? ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, ट्रेड पॉलिसी को बदला भारत सरकार ने और इस ट्रेड पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर को कम किया, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा किया। इसमें लेबर रिफॉर्म किए गए, इसमें बहुत सारे ऐसे चेंज किए गए, कंपनी लॉ चेंज किए गए ताकि भारत में व्यापार के अनुकूल एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए और न केवल घरेलू पूंजीपति बल्कि विदेशी पूंजीपति भी भारत में आए और अपना व्यापार शुरू कर सके। बहुत सारे जो भारत में ऐसे क्षेत्र थे जहां रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे विदेशी निवेश के लिए, उनको भी खोल दिया गया। यानी कि विदेशी निवेश एफडीआई और एफआईआई के लिए नए नए सेक्टर्स ओपन किए गए ताकि बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्राएं भारत में आए। इन्हीं में से एक था डिवैल्यूएशन किया गया। भारतीय मुद्रा का डिवैल्यूएशन 1991 में 3 बार एक साथ किया गया, जबकि कुल 3 बार किया गया भारतीय अर्थव्यवस्था में, लेकिन 1991 में एक ही महीने में 3 बार भारतीय मुद्रा का डिवैल्यूएशन किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्राएं भारत में आ सके। पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स थे, जो सरकारी संस्थान थे, उनको और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जाए जिससे कि उनके जो डेफिसिट है उन पर कंट्रोल लाया जाए। और उसी समय फिर इसमें मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न का कॉन्सेप्ट ला करके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कॉम्पिटिटिव बनाया गया, क्योंकि उस समय ये ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर के चक्कर में डेफिसिट में चले जा रहे थे। तो सरकारी धन या पब्लिक फाइनेंस का मिसयूज ना हो इसकी कोशिश की गई। और ऐसे ही बहुत सारे, चाहे वो फेरा और फेमा का चेंज हो, चाहे वो लाइसेंस प्रणाली में परिवर्तन हो, चाहे गवर्नमेंट मोनोपोली का मैटर हो, ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। और इन सभी रिफॉर्म्स को हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के नाम से हम इसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कैसे इस सुधार के द्वारा भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा के संकट का स्थायी समाधान किया। 1991 के बाद से लेकर आज 2023 तक भारत में इस प्रकार का विदेशी मुद्रा का संकट दोबारा कभी नहीं आया। तो ये एक लंबी कहानी थी और इसको मैंने संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया कि 1991 के जो विदेशी मुद्रा का संकट था, जो बीओपी क्राइसिस थी, ये क्यों और कैसे आई, इंडिया ने इसको कैसे फेस किया और रिफॉर्म कैसे किए, ये अगली वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।